नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। किंतु यह सिद्धांत आया किस प्रकार से है उसको भी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। चूँकि कैप्सूल क्लासों में आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको रिवीजन के लिए मैं पूरा एक अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत में हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत हैं, साइको सोशियल जो थ्योरी हैं, यह दी किसके द्वारा गई हैं? तो ये एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई हैं। इनको नव फ्रायड वाद का आपके क्या कहा जाता है? नव फ्रायडवाद का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, नव फ्रायडवाद। क्योंकि सिगमंड फ्रायड के बाद उनके सिद्धांतों की और अच्छे प्रकार से और विवेचना करने वाले एरिक एरिक्सन हैं। तो फ्रायड के बाद जिन्होंने अच्छे प्रकार से उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया उनका नाम था एरिक एरिक्सन। तो नव फ्रायड के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एरिक एरिक्सन को कहा जाता है। तो आज का जो सिद्धांत है वह तो मनोसामाजिक है, किंतु आया कहाँ से है उसको समझते हैं। विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में से दो सिद्धांत निकल के आते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे हम कल पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है साइको एनालिटिक थ्योरी। और दूसरे सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक के अंदर एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशियल थ्योरी। तो ये दो सिद्धांत विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर आते हैं, जिनमें से आज हम पढ़ रहे हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक का सिद्धांत है वह सामाजिक कारकों के महत्व के बारे में बताता है कि एक आदमी का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो विकास है वह सामाजिक कारकों पे डिपेंड करता है। इन्होंने अपने विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिनमें इन्होंने जैविक और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया पर बल दिया है। इनके सिद्धांत का जो मूल आधार हैं वो भी सिगमंड फ्रायड की तरह जैविक और लैंगिक हैं। बस इन्होंने सामाजिक कारकों का महत्व अपने सिद्धांत में बताया है। आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इनके सिद्धांत को कई मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो विकास हो रहा है उनको अलग अलग अवस्थाओं में बांट के समझाया है। या मंचीय सिद्धांत हैं जिसे स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये आपको हम इन्हें सामान्य जानकारी दी है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी बचपन और समाज। यह 1963 में इन्होंने प्रस्तुत की, जहाँ इन्होंने ये बताया कि न सिर्फ मनुष्य एक जैविक और लैंगिक प्राणी है, उसके अलावा वह एक सामाजिक प्राणी भी हैं। यानी कि मैन इज आल्सो अ सोशल एनिमल। मैन यानी आदमी जो है, यानी व्यक्ति जो है, वह सामाजिक प्राणी भी हैं, यानी सामाजिक कारकों का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सामाजिक जो मनो सामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। क्योंकि 8 अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। कि जैसे आपसे पूछे कि एक तो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक लागू होता है, तो जन्म से मृत्यु तक का यह सिद्धांत है, यानी वृद्धावस्था के वहाँ तक का आपका सिद्धांत चलेगा। तो इसकी 8 अवस्थाओं का नाम क्या क्या है। तो सबसे पहली जो अवस्था है उसे मुखीय अवस्था कहा जाता है, मुखीय, जिसको शैशव काल भी कहा जाता है। जन्म से लेके 18 माह यानी 1.5 वर्ष तक की अवस्था चलती है। और इस अवस्था में बालक संघर्ष कर रहा होता है सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज़ों के प्रति। या तो वह अपने आसपास के परिवेश के प्रति विश्वास उसको पैदा हो जाएगा, यदि उसको परिवेश वातावरण से जो मतलब चीज़ें नहीं मिली तो वह अविश्वास और संकोची हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अपनी कुंठाओं को लेकर मन ही मन में बातें रखेगा। तो आगे डिटेल से देखेंगे। दूसरे जो अवस्था है उसे कहा जाता है गुदीय अवस्था, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक चलती हैं। इसमें बालक आत्मनिर्भर बन जाता है। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वह जो है अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर चुका है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो शंका और लज्जा वाला वह जो है शुरुआत से ही बालक बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बालक शंका करते हैं, संकोच करने वाले होते हैं, किसी कार्य की पहल नहीं कर पाते हैं, लज्जा करते हैं। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था, जिसे पूर्व स्कूल काल कहा जाता है, यानी कि स्कूल जाने से पहले का 3 से 5 साल के पहले आंगनबाड़ी वाली अवस्था है। पहल बनाम अपराध बोध। आगे समझेंगे कि ये पहल और अपराध बोध कैसे हैं।
अगली अवस्था है सुप्तावस्था, जिसे स्कूल की एज कहा जाता है, 6 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक परिश्रमी या अपने आप से हीन भावना वाला हो सकता है। अगला है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष होगी और इसमें अपनी पहचान बनाने या फिर भ्रांतियों में उलझने की अवस्था होती है। फिर है पूर्व प्रौढ़ावस्था, 18 से 35 वर्ष तक होती हैं, जिसमें घनिष्ठ संबंध और या तो घनिष्ठ संबंध बना के रहेगा या फिर अकेला रहने की उसमें भावना पैदा होगी। फिर अगला है प्रौढ़ावस्था। अब एनसीईआरटी की किताबों में 7वीं और 8वीं अवस्थाओं के नाम प्रौढ़ावस्था और परिपक्वता हैं, जबकि गाइड जो आप पढ़ते हो, जो मोस्ट ऑफ बाजार से खरीद के लाते हो, उनमें इसे मध्य प्रौढ़ावस्था या उत्तर प्रौढ़ावस्था, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, ये भी बताया गया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार परिपक्वता और प्रौढ़ावस्था 7वीं और 8वीं अवस्था हैं। यहाँ वृद्धावस्था के नाम से और मध्य प्रौढ़ावस्था के नाम से उसे संबोधित नहीं किया गया है, किंतु मतलब वही है। 35 से 50 या 65 वर्ष तक की जो एज है वह प्रौढ़ अवस्था आती है, और उसके बाद 50 साल या 65 वर्ष के बाद की जो आयु है वह परिपक्वता अवस्था या वृद्धावस्था की बात की अवस्था है। जहाँ प्रौढ़ अवस्था के अंदर एक जो व्यक्ति होता है वो सृजनात्मक या जननात्मक होता है, या फिर उसके जीवन में ठहराव आ जाता है, और जो वृद्धावस्था होती है अंत तक वो जब चला जाता है तो उसे दो ही चीज़ें देखती हैं कि अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने हर चीज़ को देखा है या फिर उसने कुछ नहीं पाया, यानी हताश वह हो जाता है। तो ये आपके 8 अवस्थाएं हैं। अब एक एक अवस्थाओं को समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली अवस्था को कहा जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें क्या है कि 18 माह तक ये अवस्था चलेगी। इसमें जिस वातावरण में बालक का विकास हो रहा होता है उसमें उसके प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वह पूर्ण रूप से चल फिर नहीं पाता है, गतिविधियाँ नहीं कर पाता है, तो दूसरों पे निर्भर है, यानी अपने परिवार पे निर्भर हैं। तो उसकी आवश्यकताएं सही रूप से पूरी नहीं होती हैं, तो वह अपने आसपास का जो संसार है, जो वातावरण है, उसमें से विश्वास खो देता है। यानी कि उसका विश्वास नहीं खोना चाहिए, नहीं तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अगर विश्वास की जगह अविश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है तो बालक जो हैं अविश्वास यानी कि कुंठाग्रस्त हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और विमुख हो जाएगा, यानी कि उसको लगाव थोड़ा कम हो जाता है। अगली अवस्था है आत्मनिर्भरता बनाम शंका, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या गिल्ट। यानी कि अब वो क्या है इसको समझते हैं। 18 साल के बाद का जो 18 वर्ष के बाद का जो बालक है, 18 वर्ष का मतलब आपके 18 माह का जो बालक है, जैसे हम 1.5 वर्ष के बालक की बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बालक जो है अब अपने कार्य खुद छोटे छोटे कार्य करने लग जाता है, आत्मनिर्भर बन चुका होता है या उसके बनने की भावना यहाँ से शुरू हो चुकी हैं, अपने ही तरीके से कार्य करेगा। तो माता पिता जो हैं वहाँ इस अवस्था में माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसे दृढ़ता और लचीलेपन के साथ स्वतंत्रता और संतुलन दे, अपने वातावरण के हिसाब से उसकी स्वतंत्रताएं रखें। ऐसी नहीं है कि फुल स्वतंत्रता दे दे, उस वातावरण में जितनी आवश्यकता है कि इतनी आज़ादी हम दे सकते हैं उतनी दे, और उसको वातावरण के हिसाब से न छीने। यदि ऐसा करोगे तो फिर वह जो है उससे अपने कार्यों को लेकर, अपने गतिविधियों को लेकर वह शंकाशील हो जाएगा और संकोची बन जाएगा, उसमें लज्जा की भावनाएं आने लग जाएगी। तो माता पिता को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपकी दूसरी अवस्था पूरी हो चुकी हैं। अब तीसरी अवस्था को कहा जाता है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। या तो अपने कार्यों को किसी कार्य को करने की उसमें पहल रहेगी, या फिर वो अपने कार्यों को करने के बाद वह जो है गिल्ट महसूस करता है। 3 से 5 वर्ष का बालक इस आपकी तीसरी अवस्था में हो चुका होता है। यहाँ शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक सभी पक्षों में तीव्र गति से विकास शुरू होता है। चूँकि अब वह 3 से 5 साल का है, आपके इस पूर्व बाल्यकाल अवस्था में जो है आपके वह मतलब पूर्व स्कूल काल की जो अवस्था है इसमें है, तो वहाँ सभी पक्षों का विकास हो रहा है। घर से बाहर भी वह अपने आत्मनिर्भर व्यवहार को प्रदर्शित करता है, यानी कि अब वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि वह आत्मनिर्भर है, यानी होने में तो नहीं है किंतु ऐसा वह व्यवहार प्रदर्शित करता है जो एक पहल के रूप में है, यानी कि एक उसने इनिशिएटिव किया है, अपने आप से उसने विश्वास करके चीज़ें की हैं और उसमें सही और गलत के भाव विकसित होना शुरू हो चुके हैं। अब वह अपने कपड़े पहनने से लेके पालतू जानवरों को प्रेम करने आदि चीज़ों को सीख चुका है। तो अब वह छोटे छोटे कार्यों की पहल करना शुरू कर चुका है, और यदि इसी टाइम पीरियड पर उसे रोका जाएगा, वो कार्य छोटे छोटे कार्य जो कर सकता है उसको नहीं करने दिया जाए, तो फिर उसमें अपराध बोध आ जाता है। यानी कि बच्चों को आत्म प्रेरित करना चाहिए कि काम छोटे छोटे वह खुद करे। हालांकि पूरे काम तो वो नहीं कर पाएगा, किंतु उसे छोटे छोटे काम करने से जो है न रोका जाए, उसे आगे बढ़ने दीजिए, जो जितना वो कर सकता है उसे करने दीजिए।
अगला है उद्यमिता बनाम हीन भावना, यानी कि खुद परिश्रमी बनेगा और या तो उसमें हीन भावना आ जाएगी। अब स्कूल काल शुरू हो चुका है, 6 से 12 साल का है। बालक अपनी ऊर्जा को स्वयं सुधारने और वस्तुओं और व्यक्तियों को विजय करने में लगा रहता है, यानी कि आदमियों का मतलब छोटे बालकों को आपको पता है कि उनको कोई भी काम दे दो वो काम करना चाहते हैं, वो किसी भी आदमी को निराश नहीं करना चाहते, यानी व्यक्तियों के दिल पे वो राज करना चाहते हैं, विजय करना चाहते हैं। बालक ज्ञान और कार्यों में वृहद संसार में प्रवेश कर सकता है। 6 से 12 साल के बालकों की जो बड़ों की बात मानने की जो मतलब कहते हैं ना कि उत्साहिकता वो ज़्यादा होती है। बड़े बच्चे तो काम की मना कर देते हैं सोच विचार करके कि ये करूँगा वो करूँगा, मुझे ये टाइम वेस्ट होगा, ऐसा सोचने लग जाते हैं। किंतु ये बालक जो बालिकाएं जो होती हैं यह अपने आप में जो हैं दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपनी चीज़ों को सुधारने में लगे रहते हैं। यहाँ माता पिता और अध्यापक जो क्रियाएं हैं उनकी जो होगी वो हतोत्साहित करने वाली करते हैं, तो उसमें हीन भावना, यानी कि अगर उसको इन सभी चीज़ों के लिए रोका जाएगा तो वह हतोत्साहित यानी कि अपने काम को करने से न करने से दुखी होगा, उसमें हीन भावनाएं आ सकती हैं। और दूसरे और बालकों में उद्यमिता विकसित होती हैं, यानी कि अब वह परिश्रम करना सीख जाता है तो वह धीरे धीरे अपने कार्यों में मास्टरी हासिल कर लेता है। इसलिए अभी बच्चा बना रहता है तो उसमें हीन भावना ग्रंथि के विकास की तरफ ले जाती है, यानी कि यह है कि उसको बच्चा नहीं बनने देना है, उसको परिश्रमी बनाना है। वो जैसा काम वह कर रहा है उसको करने दीजिए बस। हालांकि अगर वो चोरी कर रहा है ऐसे कुछ काम कर रहा है तो उसे आप समझाइए। 5 अवस्था को कहा जाता है तदात्मिकता बनाम भ्रांति, यानी कि स्वयं अपने आप को जानना और भ्रांतियों में रहना। अब किशोर अवस्था में बालक आ चुका है, 12 से 18 वर्ष का हो चुका है। अब उसके शारीरिक और जो आंतरिक मतलब जो बदलाव हैं वो बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। तदात्मिकता का एकीकरण विशिष्ट आवश्यकताओं, वांछित क्षमताओं, महत्वपूर्ण, प्रभावी, सफल एवं सतत भूमिका द्वारा निर्वाह होता है। हम इसे थोड़ा आगे और अच्छे प्रकार से समझते हैं। ये जो अवस्था होती हैं इस अवस्था में बालक विश्वास, आत्मनिर्भर, पहल करना, उद्यमिता मिलकर ये सभी जो उसने अभी तक जिया है जितना काल, यानी कि पहली अवस्था से लेकर चौथी अवस्था तक की जितनी काल जी हैं वो सभी का उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। वह एक नए शरीर की उसके अंदर रचना हो रही हैं, व्यवसाय से संबंधित उसमें गुण प्रकट हो रहे हैं, शैक्षिक निर्णय ने पढ़ाई लिखाई से निर्णय वो लेना शुरू कर चुका है। अब आपको पिछली बार रेट में पूछा गया था कि किस अवस्था में जाकर बालक व्यवसाय से संबंधित बातें सोचने लगता है या उसमें उससे संबंधित बातें आ जाती हैं, तो ये हैं सामाजिक दबाव होता है, सामाजिक क्रियाएं होती हैं। अगर इस अवस्था में समाज के नियमों के विरुद्ध अगर वो चला जाता है तो भी जो है वह ऐसा कर सकता है, यानी कि वह युवा किशोर हैं तो वह पंगा लेना सीख चुका है। और यदि वह अपने कार्यों से अपनी पहचान नहीं बना पाता है तो फिर वह भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। उसका व्यक्तित्व जो है वैसा नहीं होता है, उसकी पर्सनालिटी टूट जाती है, यानी वो खंडित हो जाता है। किशोर अपने पुत्र पुत्री, विद्यार्थियों, खिलाड़ी मित्र आदि की भूमिका अर्थपूर्ण संपूर्णता के रूप में एकीकृत करना सीख सके और अपने मनोसामाजिक यानी खुद की पहचान बना सके। ऐसा करने में यदि असफल हो जाएगा तो वह भ्रांतियों का शिकार हो जाता है, यानी कि जैसा उसके बारे में कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो नहीं कर पाया तो फिर वो अपने जीवन में उसी हताशा को लेकर चलता है। अगला है छठी अवस्था जिसे हम कहते हैं घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। या तो इस अवस्था में बालक जो व्यक्ति हैं वो घनिष्ठ संबंध रखेगा या फिर वो अकेला रहना चाहेगा। 18 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, यानी प्रौढ़ अवस्था में अब वो पूर्व प्रौढ़ अवस्था में चल चुका है। अब यहाँ यदि वह अपनी पहचान नहीं बना पाया है तो उसके घनिष्ठ संबंध नहीं बनेंगे, पहचान बना पाए तो उसकी घनिष्ठता से संबंध बनेंगे और अच्छी संगति से उसमें जो है उन्नयन होता है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होती है, उसका मनोसामाजिक विकास तीव्रता से होगा। और यदि उसके उस समय मित्र नहीं बन चुके हैं किशोर अवस्था में, अगर वो अपनी भ्रांतियों में या हताशा का शिकार होता है तो फिर वह जो है अकेलापन या एकाकीपन महसूस करता है। तो यह इस अवस्था में बताए गए हैं। 7वीं अवस्था को सृजनात्मक अवस्था वर्सेस सृजनात्मकता वर्सेस ठहराव की अवस्था कहते हैं। 35 से 65 वर्ष के बीच में है। कई बार पेपर में प्रश्न 35 से 50 वर्ष का भी आ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा, मैंने ऊपर समझा दिया है कि 35 से 50 कहे या 35 से 65 कहे, यह आपके प्रौढ़ अवस्था या मध्य प्रौढ़ अवस्था हो रही है। इस अवस्था में उत्पादक या सृजनशील हो चुका है बालक का, जो उसका जो व्यक्ति का जो काम होता है वह एक नए ढंग से उसे प्रस्तुत करना चाहता है और पालन पोषण करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण भी इस अवस्था में कर रहा होता है।
एक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देना शुरू कर चुका है। इसमें वह समाज और अपने बच्चों के भविष्य दोनों के बारे में सोचता है। तो यहाँ उसमें उत्पादकता और सृजनात्मकता का भाव उत्पन्न हो चुका है। और यदि ऐसा नहीं हो, यदि उसमें इन चीज़ों का अभाव है, तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा और रुग्ण मानसिकता से ग्रसित, यानी कि जो रुग्ण मतलब ऐसी बीमार मानसिकता जिसे कहते हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो वह उस चीज़ से ग्रसित हो जाता है। उत्पादकता के साथ मूल भाव का देखभाल करने, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति आने वाली पीढ़ी के बारे में अपने उत्तरदायित्व को समझता है कि जो पीढ़ी मेरे पीछे चल रही है, मैं उसको एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य देने में लगा रहूं। अंतिम अवस्था है संपूर्णता बनाम हताशा, यानी कि व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में सीखा है, तो क्या उससे वह खुश है, या फिर अगर वो वैसा नहीं कर पाए तो अपने जीवन में हताश रहता है। तो ये 8 अवस्थाएं हैं, मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। और सभी 8 अवस्थाओं को हमने अभी ऊपर देखा था कि जो सभी 8 अवस्थाएं हैं, इन सभी 8 अवस्थाओं का व्यक्ति पूरे जीवन भर निर्वाह करता है, जन्म से मृत्यु तक चलती हैं। कुल मिला के ऊपर की 5 सब अवस्थाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किशोर अवस्था तक, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें। कई बार पूछ लिया जाता है कि पहल बनाम अपराध बोध या दोष की अवस्था कौन सी है, तो तीसरी अवस्था है लैंगिक या पूर्व स्कूल काल। या फिर परिश्रम वर्सेस हीन भावना वाली कौन सी है, तो फिर आपकी सुप्त अवस्था, स्कूल काल, चौथी अवस्था है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। कल हम सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के 5 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे।